जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज आपकी तैयारी टेस्ट करते हैं कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए कितने तैयार हो। आपको अपनी तैयारी खुद तय करनी है कि मुझे कितना आता है, अभी मैं कितने पानी में हूं। बोला जाता ना कि अभी देख लो कि कितने पानी में हो, तो वो आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होने वाला है, और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होने वाला है। ये समझ लो कि ऐसा ही पेपर, सेम ऐसा ही पेपर, 100% ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। आपको इस बार ये काउंट नहीं करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपको ये काउंट करना है कि आपके कितने गलत हो रहे हैं और कौन से चैप्टर से आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक चीज करनी है आपको, बाकी और कुछ नहीं करना। बस सोल्व क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, बाकी सॉल्यूशन तो मैं आपको यहां पर करवाने वाला ही हूं। ठीक है, तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है। मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। क्योंकि जी तोड़ मेहनत क्या है? मेरी वफादारी। आप सभी जानते हो कि अगर आपको फौजी बनना है, अगर आपका सपना फौजी बनने का है, तो बिना मेहनत के नहीं हो सकता। और उसके लिए भी मेहनत नहीं, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को नोट कर लेना। आप क्या करोगे? जी तोड़ मेहनत करोगे ना, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, वरना सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है? अपना आंसर निकालने की कोशिश करनी है, और अगर गलत है उसको क्या करते हुए चलना है? आपको काउंट करते हुए चलना है। सही वाले काउंट नहीं करना, क्योंकि सही वालों से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि मेरे तो काफी सही हो गए। लेकिन गलत वाला को काउंट करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे इतने गलत हो रहे हैं, इतनी मेहनत मुझे और करने की आवश्यकता है, कौन से चैप्टर में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि 100% ये आपके पेपर जैसा ही है और पेपर के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एसएससी जीडी 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सभी निकालने के लिए। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे इतने रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, पहले सोचिए कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। पहले दिमाग में आना जरूरी है कि आप कैसे सोल्व कर सकते हो। मैं आपको यहां पर दो तरीके बताने वाला हूं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर पहले 10% की छूट दी गई, उसके बाद क्या है? 12% की छूट दी गई है, और उसके बाद ये इतना हो गया। तो मान लेते हैं कि पहले उसका क्या था? एक्स था। अंकित मूल्य क्या था? उसका एक्स था। उसके बाद क्या किया गया? 10% की छूट दी गई। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी, जैसे छूट होगी या कमी होगी उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे, वृद्धि हो रही होगी, बढ़ोतरी हो रही होगी, उसको 100 में से प्लस करके लिखेंगे। यहां पर कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 90%। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? बटे में 100 करेंगे। उसके बाद दोबारा क्या हो रहा है? 12% की दोबारा से छूट दी गई है, 12% कम कर दो। तो 12% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहां पर 88/100, क्योंकि 100 में से 12 कम करेंगे, कितना आ गया? 88 आ गया। इन सबको करने के बाद कितना आ रहा है आपका? 9,504 रुपए में आ रहा है। यानी कि जो भी था उस पे पहले 10% की छूट दी गई, 12% की छूट दी गई, उसके बाद ये इतने में बिका है। तो इसका मतलब एक्स का मान निकाल लो। क्यों निकाल ले? क्योंकि इसमें यही पूछा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बस काटो, जो भी कट रहा है काट सकते हो, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है भाई? 0 से 0 कट गई। ठीक है, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 22 चौके 88, 4 से काटेंगे ये 25 पे आपका कट गया। अब x को इधर रखेंगे, उधर कितना है? 9,504 है। ठीक है, गुना में क्या है भाई? नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला नीचे, 25 और गुना में 10 है तो 10, बटे में ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 गुना 22 या 22 गुना 9 लिख लो, एक ही बात है। ये अपना आ गया। बस अपने को काटना है और अपना आंसर यहां से निकल जाएगा।
क्या और कोई किसी से कट रहा है? इसको 2 से काट दे तो 11 पे आ जाएगा, या 11 से काट दो, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे तो 11 8 88, ठीक है। 88 के बाद कितना बच गया? 7 बच गया, ठीक है। यहां पर 70 है तो 11 6 66, 4 बच गया, 11 चौक 44, ये हो गया। उसके बाद देखो 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। उसके बाद क्या है? 9 से कट रहा है, 9 से काट के देखो, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 7 9 अंठे 72, 48 आ गया। बस अब क्या करना है? 48 को 25 को और 10 को गुना कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 48 और 25 को गुना कर लो, आगे 0 लगा दो, और 48 और अगर आप 25 को गुना करोगे तो अपना कितना आने वाला है? 8 पंजे 40, 4 20, 4 24, और 48 दूनी 96, कितना आ गया? 0 0 और 18, सॉरी 11, ठीक है। और साथ में एक 0 और थी, एक 0 लगा दो, 11,000 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई? 11 और एक ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 12,000 आपका हो जाएगा। तो कौन सा में है? ऑप्शन नंबर बी में है 12,000, ठीक है। आंसर आप ना चेक कर सकते हो, यहां पर आंसर भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका है, इसमें क्या होगा? आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ये कैलकुलेशन है क्योंकि काटना पड़ेगा इसमें। तो अगर ये वाला तरीका नहीं अपनाना चाहते तो दूसरा कौन सा तरीका है आपके पास जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो? दूसरे तरीके के बारे में भी बात करेंगे। देखिए मैं एक बात बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको यहीं पे, कि एसएससी जीडी में है ना, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए। जो पिछला एग्जाम था, ये जो एग्जाम हुआ था जिसके मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी आई थी। वो आप आगे करोगे तब आपको पता चलेगा क्वेश्चंस। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे और आसानी से सोल्व कर पाओगे। दूसरा तरीका क्या है कि भाई क्या हुआ कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, उसके बाद 12% की छूट दी गई, उसके बाद ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो वो है ना अपना x प्लस माइनस वाई इंटू में एक्स वाई बटे 100 वाला। इससे आपको टोटल पता चल जाएगा कितनी छूट मिली है। तो यहां पर -10 की छूट है, -12 की छूट है, माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 120 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुना करना है। 10 और 12 कितना हो गया? 120 हो गया। यहां पर देखेंगे तो माइनस का 22 आ गया, और उधर से देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, प्लस का 1.2 हो गया। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20.8 आ जाएगा ये, ठीक है। 20.8 की छूट दी गई है, तो इसका मतलब 20.8 की छूट देने के बाद ये मिला अपने को। तो ये कितना है? ये है 79.2 का मान है। कितना है? 79.2 का मान कितना है अपना? 9,504 है। अपने को अंकित मूल्य चाहिए, वो 100% है, तो 100 का मान अपने को निकालना है। एक 0 हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है। इसको काटो, इसको काटोगे तो एक 12 पे कट जाएगा, और 12 को 1000 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेट आपको यहां पर भी थोड़ा करना पड़ेगा, इसको भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दोगे 1 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा, इस तरीके से आपको करना, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। एलसीएम एचसीएफ, जो स्टूडेंट एलसीएम एचसीएफ को इग्नोर करते हैं, भाई एलसीएम एचसीएफ के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। और कल आपके लिए मैथ के सिलेबस का वीडियो आएगा, उसमें देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो। इसको देखिए क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ है वो 6 है, और उसका एलसीएम कितना है ये दिया गया है। एक संख्या इतनी दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इसका फॉर्मूला आप सिंपल याद कर लो, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम गुना में एचसीएफ, और बराबर में क्या है? पहली संख्या गुना में सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या, ठीक है। इधर दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुना होता है, बराबर के दूसरी तरफ दोनों संख्याओं का गुना होता है। जब एक संख्या दी हुई होती है दूसरी संख्या निकालनी होती है तो ये क्या हो जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। भाई पहली संख्या दे दी गई, एक संख्या दे दी गई, तो अपने को क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट निकालनी है तो सेकंड नीचे में आ जाएगी, या सेकंड निकालनी है तो फर्स्ट नीचे में आ जाएगी, ऐसे अपने को करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चंस को देखिए क्या बोला गया। इसमें यही तो बोला गया एलसीएम एचसीएफ का मान दिया गया है, तो लिखो
6 HCF दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है 2, 25, 30, 80 आपका दिया गया है। बराबर में क्या एक संख्या का मान दिया गया है, तो एक संख्या का मान नीचे लिख देंगे, 22, 18 है, तो हमें दूसरी संख्या का मान निकालना है, सेकंड संख्या का मान निकाल देंगे। कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर निकल जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करिए, इसको 6 से काटेंगे तो 6 7 42, 0 6 3 18 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको काटो। अब मैं एक चीज बताता हूं, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी है। अब इसको काटना आपके लिए थोड़ा हार्ड हो रहा होगा, थोड़ा क्या बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा होगा कि सर जी 703 का पहाड़ा कहां से पढ़े हम, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। लेकिन एक चीज होती है जो क्या होती है, चैंपियन अप्रोच होती है, अगर आप उसको करते हो तो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। और भाई पेपर में ऐसा ही करना पड़ेगा, इस बात को नोट कर लेना। इसको काट काट के छोटा छोटा काट के नहीं कर सकते, तो वो कौन सी है आपको पता है, इसको हमें काटना है, तो ये 0 है, वो 3 से तो कभी नहीं कटेगी, तो 0 तो बचा रहेगा। इसका मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इन दोनों में 0 नहीं है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकते। ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से समझोगे तभी पेपर में ध्यान से करके आओगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो भाई 0 तो लास्ट में है, तो हमें 0 चाहिए, वो तो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में आंसर हो सकता है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि यहां पर जो भी संख्या है इकाई अंक, और इधर 0 के बाद जो इकाई अंक है ये, इन दोनों को गुना करने पर 8 आना चाहिए। अगर आप 2 और 3 का गुना करते हो तो कितना आता है, 6 आता है, 8 नहीं आता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसका रिस्क करके देखो, 6 3 18 आता है ना 8, तो ये आंसर हो जाएगा। 0 हटा दो और बाकी इन दोनों का गुना करके देख लो, 18 आ रहा है, हमें 8 ही चाहिए, 18 का 8 ही लिखते हैं ना पहले, बस वही चाहिए, तो ये आंसर हो गया। चेक कर सकते हो, आंसर मैं आपको चेक करवा दूंगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। वरना जो स्टूडेंट काटना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप काट सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें समय ना फिक्स मिलता है एसएससी में, समझ रहे हो। और ये सारी चीजें मैं आपको आज आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें इसी तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि हाँ ये हमारी हैबिट बननी चाहिए। अगर ये आपकी हैबिट बन जाएगी, अगर ये आपकी आदत बन जाएगी, तो पेपर में भी आप उसी तरीके से करोगे और जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ था, स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, ये एसएससी जीडी के पेपर का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं मैंने कुछ ले लिया आपके लिए। ठीक है, एसएससी जीडी वाला ही क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले के बारे में बाद में बात करेंगे, भिन्न वाले के बारे में। ये वाला देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोहन और सोहन एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। ध्यान से सुनना, एक है मोहन है, एक सोहन है, दोनों एक ही स्थान से, ये स्थान है मान लो, यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और दूसरा है वो क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, आगे देख क्या है, यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, भाई तभी तो मैंने लिखा है क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों क्या है इधर ही जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 4.5 आवर के बाद मोहन और सोहन के बीच में दूरी क्या होगी, यानी 4.5 घंटे के बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए, एक 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक दूसरा 9 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटे के बीच में इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। भाई एक ही तरफ जा रहे होते हैं, इस बात को याद रखना कि एक ही तरफ जा रहे होते हैं तो स्पीड आपस में घट जाती है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तब स्पीड जुड़ जाती है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, तो 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का उन दोनों के बीच में अंतर है। प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 1 किलोमीटर का अंतर है। कितने घंटे हैं, 4.5 घंटे। जब 1 घंटे में 1 किलोमीटर का अंतर है तो 4.5 घंटे में कितना होगा, 4.5 किलोमीटर का अंतर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 4.5 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 4.5 ही आएगा ना अपना, तो ये इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन मुद्दा इसमें सीखने वाला यही था कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते, एक भाई इस डायरेक्शन में जा रहा होता, दूसरा इस डायरेक्शन से आ रहा होता, तो दोनों की स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बस सिंपल सा था।
चलो आंसर भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है औसत का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मुझे पता है, मैं एक चीज देखता हूं, जब भी हम ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी ऐसा पेपर नहीं आता, इतना आसान पेपर नहीं आता, इतना हलवा नहीं आता। भाई ये आया हुआ ही है, ठीक है, ये आया हुआ ही है, तभी आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, क्योंकि आपको आसान लगता है ना, आपने पढ़ लिया, आपने तैयारी कर रखी है, तो आपके लिए आसान हो गया सब कुछ। ठीक है, और हर पेपर का ये होता है कि 20% भाई बिल्कुल आसान आता है, 40% मॉडरेट लेवल का आता है, और 40% थोड़े अच्छे लेवल का आता है। ये होता है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो 20% होता है ना, उसको सभी स्टूडेंट करते हैं और सभी को आसान लगता है। ये वही क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? औसत पूछा गया है। तो औसत क्या होता है? औसत का क्या फॉर्मूला होता है? आप सभी जानते हो कि औसत होता है हमारा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग, और उसके बटे में क्या होती है? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बस आंकड़ों का योग कर दो, बटे में उसकी संख्या लिख दो और भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मुझे इसमें कुछ करवाने की आवश्यकता है? मैंने बोला ना, बस कैलकुलेशन है, बस इन सभी को जोड़ना है आपको। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं। तो 11 से क्या करना है? आपको भाग देना है, इन सभी को जोड़ना है, 11 से भाग देना है। जो आंसर आ जाए वो आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, और ये मुझे पता है सभी को आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। थोड़ी कैलकुलेशन खुद करोगे ना, खुद मेहनत करोगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एसएससी जीडी इतना हलवा नहीं है कि हर कोई ले लेगा। फौजी वर्दी है, देश की सेवा करने का मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात तपना पड़ता है, तब होता है। ठीक है, चलो इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बात करेंगे। अब क्यों ये मत बोलना सर जी आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, रुक जाओ यार। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, समझाएंगे। क्वेश्चन लगाए हैं तो कोई मकसद से लगाए होंगे, वरना मैं हटा भी देता इनको। ठीक है, इनको हटा भी सकते थे ना, लगाए हैं तो कुछ मकसद से लगाए हैं। देखो ये क्या है कि एक विक्रेता 20 सेव 300 रुपए में खरीदता है। ठीक है भाई, 300 रुपए में 20 सेव खरीदता है, इसका मतलब क्या है कि एक सेव उसको कितने रुपए में पड़ा? 0 से 0, 2 से काटा कितने पे? 15 पे। तो यानी एक सेव को उसको 15 रुपए चुकाए हैं उसने, क्योंकि खरीदा है तो इसका मतलब चुकाए हैं। तो एक विक्रेता 20 सेव 300 रुपए में खरीदता है, तो एक सेव 15 रुपए का उसको पड़ गया। उसके बाद क्या है कि 15 सेव है वो 300 रुपए में बेचता है। अब 300 रुपए में कितने सेव बेच रहा है? 15 सेव बेच रहा है, यानी एक सेव वो कितने रुपए का बेच रहा है? 20 रुपए का बेच रहा है। ठीक, 15 में उसने खरीदा, 20 में उसने बेचा है। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ का हुआ। और लाभ कितने रुपए का हो रहा है? एक सेव पे 5 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए का हो रहा है? 5 रुपए का लाभ हो रहा है। आगे देखिए क्या है। तो 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेव खरीदे और बेचे जाने चाहिए? लाभ कितने का चाहिए? 300 रुपए का। एक सेव से कितने का लाभ मिलता है? 5 का। भाई 300 रुपए का लाभ चाहिए, एक सेव से 5 का लाभ मिलता है, तो कितने सेव बेचने या खरीदने पड़ेंगे? 60 सेव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भाई जो 15 के हिसाब से सेव खरीद रहा है, 20 के हिसाब से बेच रहा है, एक सेव को बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, उसको 300 रुपए का लाभ चाहिए, तो 300 बटे 5 यानी 60 सेव। बस आंसर। ये वाला देखो चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बेसिक से तो मैं क्लासेज में करवा चुका हूं। अगर जो स्टूडेंट नए हो या पहली बार हमें देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो की वजह से आईएएस एसएससी जीडी की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई की बेसिक क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन यहां पर मैं पेपर में कैसे सोल्व करना है वो चीज आपको सिखा रहा हूं। पेपर के लिए आपको तैयार कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, तभी तो ये पेपर के हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम उसको जिस तरीके से पेपर में सोल्व करेंगे ना, वैसा ही यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक तो मैंने वहां पर बताया हुआ। अब देखो क्या है,
कि 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5,643 बनता है। तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर हम एक चीज देखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही सोल्व होते हैं, ऑप्शन देकर सोल्व कर देते हैं। तो देखो 3, 4, 5, 2 ये लिखा हुआ है, यानी कंप्लीट ईयर लिखा हुआ है, कहीं पे आधा साल नहीं लिखा हुआ है, कोई महीने वगैरह नहीं लिखे हुए, ठीक, पूरी साल। अब आपको पता है कि 9% ब्याज मिलता है, हमें नहीं पता कि कितनी साल है, ठीक है, वो तो हमें बताना है कि कितनी साल है, लेकिन 9% ब्याज मिलता है। पहले साल तो क्या होगा भाई, 9% ही मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो तो साधारण ब्याज हो 9% ही मिलेगा। राशि भी अपने को दी गई है, जब 30,000 रुपए राशि आपको दी गई है, एक बात नोट करना, देखिए बिना पेन के ही करोगे आप इसको, ठीक है, बहुत जल्दी ही करोगे क्योंकि पेपर में जल्दी करना है। 30,000 रुपए है, 9% ब्याज मिलता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 9 3 27 और 2 0 है 2700 रुपए, यानी पहले साल का ब्याज कितना है, 2700 है। टोटल ब्याज कितना है, 5600 है, तो पहले साल उसने 2700 ब्याज दिया। दूसरे साल अगर साधारण ब्याज होता तो 2700 ही वो देता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसलिए 2700 पर भी 9% का ब्याज और लगेगा। भाई 2700 है ना, इस पर भी 9% का ब्याज और लगेगा, तो 2 0 काट दो और 27 को 9 से गुना कर लो, कितना आ गया, 9 7 63, कितना आ गया 6, 18 और 6 24, यानी 243, 5400 और साथ में 243 जोड़ देंगे तो 5643 ही बन गया। तो बस 2 साल इसका आंसर हो गया। अब सर जी इसका थोड़ा और जल्दी बता दो, ये तो बहुत आसान बन गया ना, लेकिन इसका थोड़ा और जल्दी बता देता हूं। आपको ये भी नहीं करना कि इसका 9% निकालेंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर पूरा पूरा साल दिए गए हैं ना। तो देखो पहले साल 2700 साधारण ब्याज के हिसाब से निकाल लो 2700, दूसरे साल भी 2700, 5400, अगर तीसरी साल होता तो 8100 हो जाता, तो यहां पर 8100 नहीं है 5600 है, तो 5400 से ज्यादा 8100 से कम है, तो 2 साल में ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीसरी साल तो 8100 हो जाता ब्याज, तीसरी साल तक अपने को जाना ही नहीं है, तो 2 साल में ही हो गया। और ये ज्यादा क्यों था, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है इस वजह से, और अगर वैसे भी निकालना चाहो तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी बेसिक क्लास में आप देख सकते हो, जिनको बेसिक क्लास बिल्कुल बेसिक से समझना है वो, ये देखो क्या है, अमोल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ हो न हानि हो के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट दी जानी चाहिए। बहुत ही आसान है, क्या किया भाई, उसने 100% था उसका, 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब क्या कर रहा है कि 120 तो कर दिया, लेकिन वो चाहता है कि इस रूप में उसको बेचे कि ना उसको लाभ हो ना उसको हानि हो। तो भाई 120 वाली चीज को उसको 100 में बेचना है, तो कितना कम करेगा, वो 20 कम करेगा। कितने में से कम करेगा, 120 में से, प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर देंगे, 20 छिके 120, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 50 पे, 50/3% आपका आंसर आ जाएगा, 50/3%। समझ में आया भाई, क्या किया, 100 था, 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, लेकिन ये चाहता है कि उसको 100 में ही बेचे, तो 120 में से उसको कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। अब प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है कि कितनी छूट देने की, 20 की छूट देगा, कितने में से, इसमें से ही तो छूट देगा, इसमें से छूट देगा तो उसको लॉस हो जाएगा ना, छूट किस में देगा, इसमें से, तो जिसमें से छूट देगा उसको बटे में लिखना है और प्रतिशत के लिए 100 करना है, तो 50/3% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बन गया बिल्कुल आसान। बस ऐसा ही है, तो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया था कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि उनका पेपर पूरा नहीं होता, और बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ भी नहीं था, जो इसका कैलकुलेशन करने लग गए ना, बहुत ज्यादा समय लग गया। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। देखिए क्या है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें, यह भी इन्होंने बता दिया है, और नहीं बता दे तब भी हम 22/7 ही करते हैं, ठीक है। अगर जब तक ना लिख दे कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक 22/7 ही लिखते हैं। तो अब देखो क्या है, बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है अपना पाई r² h होता है,
ठीक है, इतना होता है। अब इसमें लिख दो पाई का मान कितना है 22/7, और इन्होंने बोला भी है तो 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है, आर होता है त्रिज्या, रेडियस 28 दिया गया है, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 28 गुना 28। उसके बाद क्या करना है, एच लिखना है, एच का मान कितना है 56 सेंटीमीटर, अब 56 है। अब देखो आप इस 7 से किसी को भी काट सकते हो भाई, 7 से सारी चीजें कट रही है भाई, इसको छोड़कर सारा कट रहा है, किसको जो भी मन करे काट दो। चलो इसको काट लेते हैं, 7 चौके 28 हो गया। अब क्या होता है, अब आता है मजा, आप इसको कर लोगे 22 चौके 88, अब इसको गुना करो, फिर जो आएगा उसको इससे गुना करो या डायरेक्ट 88 से गुना करो। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ये एसएससी जीडी का पेपर था, ठीक है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फिर इसको सोल्व कैसे करें कम समय में, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, ये इतना तो आपने सोल्व कर लिया, चलो आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, आंसर दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या है, अपने को तो सीखना है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, अब देखो क्या करो, इकाई का अंक उठाओ, आपको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने को इकाई का अंक से मतलब है। इकाई का अंक उठाया, 6 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 × 8 = 48, यानी इन दोनों को गुना करेंगे, इकाई का अंक 8 रहने वाला है। 8 को यहां पर अपना 4 है, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, यानी इकाई का अंक क्या रहेगा 2 रहेगा। अब 2 को इस 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी क्या होगा 4 होगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा, सारों को गुना करने पर, सभी को गुना करने पर इकाई का अंक क्या रहेगा 4। इसमें 5 है, आंसर नहीं हो सकता, इसमें 3 है, आंसर नहीं हो सकता, इसमें 2 है, आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ इसी में 4 है, तो ये आंसर हो गया। सर जी बाकी 2 में हो तो, भाई यह अगर 2 में होता तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपको देगा नहीं, ठीक है, और भाई आ ही जाए फिर तो गुना करना ही पड़ेगा, समझ गए, बात समझ में आ गई, बस इतना ही है। बताओ आसान बन गया। कैलकुलेशन से आप करते हैं, इसका गुना करते हैं, 56 का 28 से गुना करते हैं, फिर 4 से गुना करते हैं, फिर 22 से गुना करते हैं, उस कैलकुलेशन से ये वाला कितना आसान बन गया, कितनी कैलकुलेशन से आप बच गए। तो ये होती है चैंपियन वाली अप्रोच। अगर पेपर में आपको सिलेक्शन लेना है ना, पिछली बार स्टूडेंट 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से रह गए ना, वो इसी वजह से रह गए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में लग गए वो, और इसके चक्कर में उनको समय ही नहीं बच पाया कि आगे और क्वेश्चन जो आते थे वो भी नहीं कर पाए। पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछली बार, समझ रहे हो, तो इस वजह से रीजन आपको पता चल गया होगा कि कैलकुलेशन है वो अच्छी खासी आई थी। ये देखो टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का क्या है कि समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। तो समरीन लिख लेते हैं एस से, प्लस में गरिमा है जी से लिख लेते हैं, गरिमा जी हैं, वो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देती हैं 8 दिनों में पूरा कर देती हैं। उसके बाद क्या है, यदि समरीन है वो अकेले काम करते हुए उस काम को 10 दिन में कर देती है, तो जो समरीन जी हैं वो अकेले 10 दिन में कर देते हैं। तो आगे क्या पूछा गया, तो गरिमा जी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, 40 आ गया, 8 पंजे 40, 10 चौके 40, ये 4 काम करती है, तो ये कितना करेगी, टोटल दोनों मिलकर 5 करती हैं, 4 ये कर देती है, तो वो अकेली 1 काम करेगी, ठीक है, अकेले पूरा काम, 1 दिन में 1 काम करती है, तो 40 काम करने में कितने दिन लगेंगे, उसको 40 दिन का समय लगेगा। बस बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने, टाइम एंड वर्क बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो अगर आपने टाइम एंड वर्क हमारा पूरा पढ़ा है और आप आंसर ना निकाल पाओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, निकालिए आप इसको, कोशिश कीजिए क्या आप इसको निकाल पा रहे हो, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। क्या है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही है, ठीक है, और दोनों का ही है, तो मिक्स वाला, कि 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो राशि क्या होगी। बहुत ही आसान तरीका बताया था मैंने क्या बताया था, अपने जो सर्कल वाला तरीका है ना उससे सोल्व करेंगे, बहुत आसान बन जाएगा। कैसे कि भाई ये कोई राशि है, ठीक है,
1 साल के लिए, क्या बोला है, 1 साल के लिए दिया गया है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से दिया है। इसका मतलब होता है 6 महीने में देना पड़ता है। तो 6 महीने देना पड़ता है, तो साल में कितनी बार बन जाएंगे, 6 महीने 2 बार, तो यानी ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की भी बात की गई है, चक्रवृद्धि ब्याज भी देना है तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और एक चीज आपको समझाई थी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कौन सा होता है, ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, यही अंतर होता है। क्योंकि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये वाला होता है वही अंतर होता है। और अंतर कितना दिया गया अपने को, 200, तो यहां पर लिख लेते हैं 200 अंतर है, 200 रुपए का, 200 लिख लिया। अब देखो क्या है कि दर है 40%, वार्षिक है, वार्षिक 40% है, अर्धवार्षिक रूप में लेना है तो 40 का आधा कर दो, 40% दर थी तो आधी की तो कितनी हो गई भाई दर, 20% हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20% है, किसका, यहां पर जो हमारी संख्या थी उसका 20% ये है। 20% बराबर 200 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये कितना मान होता है, 100%, तो 1 बराबर 10 हो गया, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 1000 हो गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब एक बात हमसे पूछा गया है, ये राशि तो ब्याज भाई ये भी तो 20% है, ये इसका 20% है, तो 20 का मान इतना है, तो 1 बराबर क्या हो गया, 20 पंजे 100, 50 हो गया, 50 तो हो गया, 1 बराबर 100 का मान निकालना है तो 2 जीरो और लगा दो, कितना आ गया, 5000 रुपए, 5000 रुपए आंसर हो जाएगा। हमसे राशि पूछिए। अब हमसे कुछ भी पूछे, ये मैंने क्यों बताया इस तरीके से, अब हमसे कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। आपसे राशि पूछी, हमने राशि निकाल दी। आपसे साधारण ब्याज पूछता तो 1000 और 1000 कितना हो जाता, 2000 रुपए साधारण ब्याज हो जाता। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 2200 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता। आपसे पूरी राशि पूछता कि 2 सालों का साधारण ब्याज और जो राशि है दोनों मिलकर यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते 7000 हो जाता। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता आपसे और उसके साथ में राशि का पूछता, मिश्र धन पूछता, ठीक है, अमाउंट, तो इन सभी को जोड़ देते 7200 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से कुछ भी पूछे आप आंसर निकाल सकते हो। अपना आंसर आ गया 5000, आप यहां से देख सकते हो आंसर इधर ही कहीं लिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। ये तरीका अपना सबसे मस्त है इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने जितना भी बोला है, साधारण ब्याज के बारे में बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला है, टाइम एंड वर्क के बारे में बोला है, तीनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से समझा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लेना, जिसने अभी तक नहीं देखा उसको देखने के बाद कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो क्या है कि स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत 72,000 रुपए हो गई है, तो मूल कीमत क्या थी, ये तो बिल्कुल आसान है भाई यार, 20% की कमी की गई यानी 80% हो गया, 80 का मान कितना है, 72 है, तो 8 3 72, 9 को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 90,000 रुपए, बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये तो कुछ करने वाला ही नहीं था, लेकिन ये पूछा गया है, मत बोलना सर जी इतना हलवा नहीं आता, भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसकी डेट भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखिए क्या है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है, मूल्य पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% कम किया गया, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के हवाले के लिए मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे। पहला क्वेश्चन था ना जिसमें बताया था कि दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वही है सेम, दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे कि भाई 25,000 रुपए था, फिर क्या हुआ, 20% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि है तो जोड़ देंगे, 120/100 हो गया। उसके बाद 20% की कमी की गई है तो 80/100 हो गया, बस काट दो, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब क्या करना है, बस गुना करना है और कुछ नहीं है। 12 8 96 और 96 को 25 से गुना कर दो, 96 को 25 से गुना कर दो। ठीक है, तो 30 3 45 3 48 2 और 19 कितना आ गया 0 6। ठीक है, सॉरी मैं गुना कर दिया, 0 0 13 और 14 और 1 और 1 2 2400 और 1 जीरो लगा तो 24,000 रुपए आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर बी में 24,000 रुपए आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा था अपना, एक तो ये तरीका हो गया,
दूसरा तरीका ए बी वाला था, उससे कर लो। लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे कर दो कि 20 वर्दी हुई है, प्लस का 20 है, माइनस का 20 है, प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस का आएगा कितना, 20 गुना 20 बटे 100, ऐसे है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां से क्या हुआ, माइनस के से प्लस का कट गया, कितना बचा, माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि जो कमी होगी लेकिन माइनस की 4% की कमी होगी। तो ये क्या है, ये भाई ये जो है इसमें 4% की कमी कर दो, तो इसकी 4% कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। अरे देखो 25,000 है, इसका 4% निकालोगे 1000 ही हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 25 चौके 100 और 1 जीरो लगा दिया, 1000 हो गया। 1000 रुपए की कमी है, 25,000 में 1000 कम करेंगे कितना आएगा, 24,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, जहां से भी आपका दिल करे आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचता तो उसे कितने की हानि होती। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका बताता हूं भाई। 26,000 रुपए में बेचने पर कितना होता है, 4% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि 26,000 है वो किसका मान है, 104% का, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, एक का मान निकालेंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, अपना 26,000 आ जाएगा। अब पूछा है कि 19,000 रुपए में बेचने पर क्या होगा, 19,000 गुना में कर देंगे। अगर 100 से कम आएगा तो हानि होगी, 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, उसके बाद किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से कट रहा है, और इसको गुना कर दो, 9 चौके 36 और 4 3 7, 76 आ गया, 76%। अब 100 से कम है तो हानि हुई होगी, तो इसमें 100 में से 76 माइनस कर लो, कितने की हानि हुई है, 24% की हानि हुई है, तो 24% हो जाएगा। वैसे इसमें लिखा भी हुआ था कि उसे कितनी हानि हुई है, तो ये पहले ही फिक्स हो गया था कि 100 से कम ही आएगा। ठीक है, तो 100 से जितना कम है उतने की हानि, 24% की हानि। तो यहां पर अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, दिख गया होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो आज आपको प्रैक्टिस सेट में, और मुझे आशा है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया होगा। और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप अपनी प्लेलिस्ट को देखो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 क्वेश्चंस जो हमने छोड़े थे ना, उनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने कौन सा छोड़ा था यहां पर, ये वाला भिन्न वाला। ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि देखिए इसमें 2 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको करवाने लगूंगा, आपको समझाने लगूंगा, तो 15 से 20 मिनट आपके लग जाएंगे और ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए एक इसकी अलग से क्लास करवा दूंगा, 15 से 20 मिनट की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की होगी। लेकिन उससे एक बात नोट कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का, यानी 2 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, या कल या परसों में आपको ये दिख जाएगी भिन्न वाली, और उसमें मैं दोनों ही बता दूंगा कि सबसे बड़ी भिन्न पूछे, बड़ी भिन्न पूछे, छोटी भिन्न पूछे, सारी चीजें मैं उसमें समझा दूंगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा दूंगा। और बाकी जो टाइम एंड वर्क वाला देखा है, तो उसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। ठीक, रोको, क्योंकि बहुत सारे, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, 90% स्टूडेंट है ना इसका आंसर किए बिना इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं करना, उनको मेहनत से बचना है, तो इसका आंसर करना है। अगर जिसको ये बड़ा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, भाई कमेंट बॉक्स में है ना टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट दी हुई है, और इतना शानदार पढ़ा है, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आपको पढ़ा रखा है, इतना शानदार, समझ रहे हो, इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी ही एसएससी जीडी के लिए वीडियोस देखना चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे, और आप एसएससी जीडी की तैयारी करके जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है फौजी बनने का और फौज की खाकी वर्दी पहनने का, वो आप अपना पूरा कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।